जब हम भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और भव्य दौर की कल्पना करते हैं, तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने सदियों तक इस देश की राजनीति, संस्कृति और समाज को आकार दिया। ये था मुगल एम्पायर। ये साम्राज्य केवल तलवार और युद्ध की कहानी नहीं था, बल्कि ये उस समय की सोच, कला, प्रशासन और जीवन शैली का एक जीवंत उदाहरण था। मुगलों का शासन 16वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ और 19वीं सदी के मध्य तक चला। इस दौरान उन्होंने भारत के विशाल हिस्से पर शासन किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे जीवन में दिखाई देती है। 16वीं सदी के आरंभ में भारत की स्थिति काफी अस्थिर थी। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और कई छोटे छोटे राज्य अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी समय मध्य एशिया से एक शासक भारत की ओर बढ़ा, जिसका नाम था बाबर। बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी था। उसने भारत की राजनीतिक कमजोरी को समझा और इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। 1526 में उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर इतिहास की दिशा बदल दी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत में नई तकनीक थी। यही कारण था कि उसने एक बड़ी सेना को आसानी से हरा दिया। बाबर के शासनकाल में प्रशासन को मजबूत करने और साम्राज्य को स्थिर बनाने की कोशिशें शुरू हुई। हालांकि उसका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उसने एक मजबूत नींव रखी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासन संघर्षों से भरा हुआ था। उसे अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद फिर से अपनी सत्ता प्राप्त की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठा। शुरुआत में बैरम खान ने उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने खुद सत्ता संभाल ली और अपने शासन को मजबूत बनाया। अकबर का समय मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम दौर माना जाता है। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो लंबे समय तक प्रभावी रही। उसने कर प्रणाली को सरल और व्यवस्थित बनाया, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिली। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उसने समझा कि एक विशाल और विविधता से भरे देश पर शासन करने के लिए सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इसी सोच के साथ उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सभी के साथ समान व्यवहार करना। उसने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया और उनके विचारों को समझने की कोशिश की। इस नीति के कारण समाज में शांति और एकता बनी रही। अकबर के शासनकाल में कला, संस्कृति और साहित्य का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। उसके दरबार में नवरत्न नाम से प्रसिद्ध 9 महान विद्वान थे, जिनमें तानसेन, बीरबल और अबुल फजल जैसे नाम शामिल थे। इस समय चित्रकला, संगीत और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर पहुंच रहा था। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर उसके बेटे जहांगीर के हाथों में आई। जहां अकबर ने साम्राज्य को मजबूत नींव और स्थिरता दी थी, वहीं जहांगीर ने उस नींव पर कला, न्याय और सांस्कृतिक विकास की इमारत खड़ी करने का प्रयास किया। जहांगीर का असली नाम सलीम था और वो बचपन से ही कला, प्रकृति और चित्रकला के प्रति आकर्षित था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, जहां कलाकारों ने प्रकृति, जानवरों और शाही जीवन के अत्यंत सूक्ष्म और यथार्थ चित्र बनाए। जहांगीर स्वयं भी कला का पारखी था और वो कलाकारों को प्रोत्साहित करता था, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण तैयार हुआ। उसके शासनकाल में न्याय व्यवस्था को भी काफी महत्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिससे कोई भी आम व्यक्ति सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। ये दर्शाता है कि वो केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को समझने वाला एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। हालांकि उसके शासनकाल में कुछ आंतरिक संघर्ष भी हुए, खासकर उसके बेटे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना। लेकिन इसके बावजूद साम्राज्य की स्थिरता बनी रही और प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहा। जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य का नेतृत्व शाहजहां ने संभाला और उसके शासनकाल को मुगल इतिहास का सबसे भव्य और शानदार दौर माना जाता है। शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची, जहां उसने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि ये प्रेम, समर्पण और कला का एक अद्वितीय प्रतीक है। इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। इस स्मारक को बनाने में हजारों कारीगरों ने वर्षों तक मेहनत की और इसमें सफेद संगमरमर, कीमती पत्थरों और जटिल नक्काशी का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल की सुंदरता और संतुलन आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है और ये विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। शाहजहां के शासनकाल में केवल ताजमहल ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण हुआ, जैसे दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। इन इमारतों में मुगल वास्तुकला की भव्यता, सुंदरता और तकनीकी कौशल का अद्भुत मेल दिखाई देता है। इस समय साम्राज्य आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत था। व्यापार, कृषि और हस्तशिल्प का विकास हुआ, जिससे
जिससे राज्य की आय बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। मुगल दरबार अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और विद्वान आते थे। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्धि और कालात्मक ऊंचाई के चरम पर था। हालांकि इस भव्यता के पीछे कुछ समस्याएं भी धीरे धीरे जन्म ले रही थीं। शाहजहां के अंतिम वर्षों में उसके बेटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसने साम्राज्य की स्थिरता को कमजोर करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में अंततः औरंगजेब विजयी हुआ और उसने अपने पिता को कैद करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये घटना केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये मुगल साम्राज्य के भविष्य में आने वाले बदलावों का संकेत भी था। औरंगजेब का शासन शुरू होते ही साम्राज्य की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। औरंगजेब के सत्ता में आते ही मुगल साम्राज्य की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां उसके पूर्वजों खासकर अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और समावेश की नीति अपनाई थी, वहीं औरंगजेब ने एक सख्त और रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी। वो एक कुशल प्रशासक और परिश्रमी शासक था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय साम्राज्य के विस्तार और प्रशासन को मजबूत करने में लगाया। लेकिन उसकी नीतियों ने समाज में विभाजन और असंतोष को जन्म दिया। उसने इस्लामिक कानूनों को और कठोरता से लागू करने की कोशिश की और कुछ करों को फिर से लागू किया, जिससे गैर मुस्लिम समुदायों में असंतोष बढ़ने लगा। इसके अलावा उसने कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जो राजनीतिक और धार्मिक तनाव का कारण बना। इन फैसलों ने उस सामाजिक संतुलन को कमजोर कर दिया जिसे अकबर ने बड़ी मेहनत से स्थापित किया था। औरंगजेब का शासनकाल लगातार युद्धों से भरा हुआ था, खासकर दक्षिण भारत में। उसने दक्कन के राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन करने के लिए लंबे और कठिन युद्ध लड़े। इन युद्धों ने साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार तो किया, लेकिन इसके साथ ही खजाने पर भारी बोझ भी डाला। लंबे समय तक चलने वाले इन अभियानों के कारण सैनिकों और संसाधनों की भारी खपत हुई, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने लगी। इसके अलावा मराठों के साथ उसका संघर्ष भी लगातार जारी रहा, जिसने मुगल शक्ति को चुनौती दी। मराठा नेता शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर मुगलों को बार बार परेशान किया और उनकी शक्ति को कमजोर किया। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसकी नींव धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में स्थिरता पूरी तरह समाप्त हो गई। उसके उत्तराधिकारियों में वो क्षमता और नेतृत्व नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। एक के बाद एक कमजोर शासक गद्दी पर बैठते गए और सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष बढ़ता गया। प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुगल सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई। इस समय तक साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बिखर चुका था और केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम होता जा रहा था। आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, क्योंकि लगातार युद्धों और भ्रष्टाचार के कारण खजाना खाली हो रहा था। इसी दौरान भारत में नई शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। मराठा, सिख और जाट जैसे समुदायों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इन विद्रोहों ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया और इसे और कमजोर बना दिया। इसके साथ ही विदेशी शक्तियां भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया। मुगलों की कमजोर स्थिति ने अंग्रेजों के लिए रास्ता और आसान बना दिया और वो धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने लगे। इस तरह 18वीं सदी तक आते आते मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव लगभग खो चुका था। ये वही साम्राज्य था जिसने कभी पूरे भारत पर राज किया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा था। ये पतन केवल बाहरी आक्रमणों के कारण नहीं था, बल्कि आंतरिक कमजोरियों, गलत नीतियों और नेतृत्व की कमी का परिणाम भी था। मुगल साम्राज्य का ये दौर हमें ये सिखाता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो समय के साथ खुद को नहीं बदल पाती तो उसका पतन निश्चित है। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते मुगल साम्राज्य केवल नाम का रह गया था। जिस साम्राज्य ने कभी पूरे भारत पर अपनी शक्ति और वैभव का प्रभाव फैलाया था, वो अब धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा था। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी थी और प्रांतीय शासक अपनी अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। इस समय दिल्ली में बैठा मुगल सम्राट केवल एक प्रतीक मात्र रह गया था, जिसके पास न तो वास्तविक शक्ति थी और न ही प्रशासनिक नियंत्रण। इसी दौरान भारत में विदेशी शक्तियों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने भारतीय शासकों के बीच के आपसी संघर्षों का लाभ उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया। मुगलों की कमजोर स्थिति ने अंग्रेजों के लिए रास्ता और आसान बना दिया और वो धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने लगे। इस गिरते हुए साम्राज्य के अंतिम चरण में बहादुर शाह जफर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो मुगल वंश का अंतिम सम्राट था, लेकिन उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। वो एक कवि और संवेदनशील व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय राजनीतिक संघर्षों के बीच बिताया। 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों और आम जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया
और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। ये घटना मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि ये आखिरी बार था जब मुगलों ने किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीति के बल पर इस विद्रोह को कुचल दिया और उसे भारत से निर्वासित करके रंगून, अब म्यांमार, भेज दिया गया। इस घटना के साथ ही मुगल साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। ये केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था, जिसने सदियों तक भारत की पहचान को आकार दिया था। मुगल साम्राज्य का पतन भले ही दुखद था, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जीवित है। मुगलों ने भारत को केवल राजनीतिक